ऑलराइट, सो मैं लक्ष्मण, आपका डीएसएस कोच। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ हमारे एक स्टूडेंट नजरुल अंसारी जी। ये कोलकाता से हमारे पास में आए थे और इन्होंने एंटायर एड्रेसेबल का पूरा कोर्स इन्होंने कंप्लीट कर लिया है और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सीखा है। इनफैक्ट इनको कन्वेंशनल भी नहीं पता था और हमने इनका एंटायर कन्वेंशनल का पूरा नॉलेज इनको दिया, कैसे सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, उसको कैसे कमीशनिंग होती है, वो सारी चीज़ें हमने इनको डिटेल में बताया। और उसके बाद में हमने जो है जब इनका फाउंडेशन क्लियर हो गया, राइट, तो उसके बाद में जो है हमने इनको एंटायर एड्रेसेबल पैनल के ऊपर पूरा हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली इनको सिखाया कैसे इंस्टॉलेशन होता है, कैसे उनकी कमीशनिंग होती है। अब आप जैसे नजरुल जी, आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि ये एंटायर जो ट्रेनिंग आपने लिया, ठीक है, ये कितने दिन में आपने कन्वेंशनल और एड्रेसेबल लगभग आपने सीख लिया? सर अगर टाइम की बात करूँ तो सर ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के अंदर मैंने कन्वेंशनल और एड्रेसेबल दोनों सिस्टम कंप्लीट कर दिया। ग्रेट, मतलब 1 से 1.5 महीने में आपने कंप्लीट कोर्स कर लिया। तो मुझे ये बताइए कि अगर आपको परसेंटेज वाइज पूछूं, ठीक है, तो कितना परसेंट आपने प्रैक्टिकली देखा और कितना परसेंट आपने थियोरेटिकली आपको सीखने को मिला? क्या हमने इसमें जितनी भी चीज़ें आपको सिखाई खाली थियोरी सिखाया या इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल अनुभव में मिला कि कैसे चीज़ें काम करती है? नहीं सर, अगर बात करूँ सर प्रैक्टिकल की तो सर हमको कन्वेंशनल और एड्रेसेबल दोनों हमको प्रैक्टिकली वाइज और थ्योरेटिकल वाइज दोनों 100% हमको मिला है सर। हमने प्रैक्टिकली करके भी देखा है, जो आपने सिखाया है थ्योरेटिकल तो वो 100% मैंने प्रैक्टिकल करके भी एक बाई एक करके मैंने देखा है। ऑलराइट, ग्रेट। सो जैसे आप कोई भी आंसर कर रहे हो तो थोड़ा सा लाउडर करिए, ताकि क्या, मैंने माइक पहना है, आपने नहीं पहना है, और मेरा आवाज़ काफ़ी क्लियर जा रहा होगा लेकिन आपका थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसी वजह से मैं थोड़ा लाउडर बोलने के लिए कह रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। सो अभी आप देखोगे यहाँ पर एक बजर साउंड आ रहा है, राइट, तो ये बजर साउंड क्यों आ रहा है हमारे ऑडियंस को बताइए। फायर अलार्म में ये फॉल्ट क्यों आया है, बताइए। इसमें एक्चुअली सर इसमें एक फॉल्ट है, 2 फॉल्ट शो कर रहा है सर। एक फॉल्ट बैटरी का शो कर रहा था जो हमने उसको क्लियर कर दिया है। और दूसरा फॉल्ट जो शो कर रहा है सर, एक मॉनिटर मॉड्यूल है जो जिसको हम लोग ने डिसेबल्ड कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉल्ट शो कर रहा है क्योंकि एड्रेस वो मिसिंग शो कर रहा है। ओके, वो डिसेबल्ड है, राइट। तो जैसे कि मॉनिटर मॉड्यूल है उसे हमने टेम्परेरी डिसेबल करके रखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर फॉल्ट वो शो कर रहा है। तो इसे अगर मेरे को बजर मान के चलिए मुझे बंद करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो आइदर सर इसको हम लोग इसको रिमूव कर दें या एड्रेस को ही रिमूव कर दें यहाँ से सिस्टम से एक ये, या तो फिर हम लोग मॉनिटर मॉड्यूल ये हमारा ख़राब हो चुका है, या तो फिर इसको हम लोग एनेबल करके इसको सही कर दें तो वो फिर से वो बटन जो है खत्म हो जाएगा। लाइक उसको वर्किंग कंडीशन में लेकर आएंगे तो वो चला जाएगा। और टेम्परेरी मुझे बजर को अभी बंद करना है, मान के चलिए मुझे पता है ये फॉल्ट क्या है, टेम्परेरी मुझे इसे बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये सिंपली है सर, हम लोग इसको एक्नॉलेज पे क्लिक करेंगे सर, और जो इसका डिफॉल्ट पासवर्ड है हम लोग इसको प्रेस करेंगे, राइट, और फिर हम लोग इसको एंटर कर देंगे तो ये ग्रेट। ग्रेट। सो जैसे कि आपने ये हमारा एड्रेसेबल रावेल कंपनी का अवनी मॉडल है, राइट, सबसे वेल नोन मॉडल है। आज बहुत सारे जगहों पर अगर आप देखोगे, जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, ज़्यादातर जगहों पर रावेल के अवनी मॉडल्स यूज़ किए गए, ठीक है। मुझे ये बताइए कि हम कंट्रोल मॉड्यूल क्यों इस्तेमाल करते हैं हमारे रावेल में? हमने कंट्रोल मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्यों इस्तेमाल किया होता है? कंट्रोल मॉड्यूल एक तरह का ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सर, और ये जो है आउटपुट डिवाइस है सर। नॉर्मली क्या होता है सर, हम लोग एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में जब रूटर को हम लोग इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं सर, तो इसको एड्रेस नहीं कर सकते सर, राइट। तो इसलिए हम लोग रूटर कोई भी जैसे बीकन्स हो गया या रूटर हो गया या स्ट्रॉब हो गया, इस तरह का डिवाइस अब हम लोग एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में अगर इंटीग्रेट करना चाहते हैं सर, तो उसको कंट्रोल मॉड्यूल के थ्रू हम लोग इंटीग्रेट करते हैं ताकि हम लोग कंट्रोल मॉड्यूल में एड्रेस कर सकें सर, राइट। इस वजह से हम लोग कंट्रोल मॉड्यूल यूज कर सकते हैं ताकि हम लॉजिक बना सके कि हमें अगर फ्लोर वाइज साउंडर चाहिए कि भाई अगर हम चाहते हैं कि ये नंबर 1 और नंबर 2 यानी कि हीट डिटेक्टर और स्मोक डिटेक्टर, जब भी हमारे ये एड्रेस में फायर होगा तो क्या होना चाहिए, हमारे पर्टिकुलर यही साउंडर बजना चाहिए, राइट। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल मॉड्यूल के द्वारा हम हुटर्स लगाते हैं। अदरवाइज हमारे पैनल के अंदर भी डायरेक्ट कनेक्शंस होते हैं हमारे हुटर, लेकिन इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है वो समझाइए। अगर मैंने यहाँ पर एक हुटर लगाया हुआ है, ऑलरेडी आप देख सकते हो, तो ये हुटर में और यहाँ पर अगर हमने हुटर लगाया तो दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है? डिफरेंस ये है सर, ये जो हुटर है ये कंट्रोल मॉड्यूल के द्वारा हम लोग इसको सर कंट्रोल कर सकते हैं सर, प्रोग्राम कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल सर, अगर हम लोग को फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर इस तरीके से हम लोग ने लॉजिक बनाया है, तो जिस फ्लोर में आग लगेगा सिर्फ वही कंट्रोल के द्वारा हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो हुटर बजेगा। लेकिन वो जो हुटर है सर वो कॉमन है सर, वो किसी में भी आग लगेगा तो वो
उसको बजना कंपलसरी है सर, वो जिसमें भी आग लगे वो बजेगा। एब्सोल्युटली राइट, यानी कि वो कॉमन एनएसी है, राइट। कॉमन एनएसी मतलब किसी में भी कोई भी जगह पर फायर हुआ, किसी भी लूप 1 लूप 2 लूप 3 किसी में भी फायर होता है तो वो कॉमन एनएसी बजेगा। और एब्सोल्युटली राइट। सो जैसे कि अभी आपको मैं और एक सवाल करना चाहता हूँ कि हमारा जो कन्वेंशनल सिस्टम है और हमारा जो एड्रेसेबल सिस्टम है, इन दोनों सिस्टम के अंदर कौन से प्रकार की वायरिंग यूज की जाती है? एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम है, देयर इज अ टू टाइप ऑफ द फायर अलार्म वायरिंग सर। क्लासिफिकेशन इज टू सर, वन इज ए लूप और सेकेंड इज बी, जो हम लोग उसको कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में यूज करते हैं। क्लास बी, दोनों में अंतर क्या है? ए क्लास में क्या अंतर है और बी क्लास में क्या अंतर है? सर क्लास ए वायरिंग जो होता है सर वो हम लोग एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में यूज करते हैं। इसमें से सर जो होता है एक लूप निकलता है और तमाम डिटेक्टर से होते हुए वो दोबारा से वो पैनल में जाता है सर, तो वो क्लास ए वायरिंग लूप वायरिंग बोलते हैं सर। और जो कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में हम लोग जो वायरिंग यूज करते हैं वो क्लास बी है सर, जो एक लूप जो उसमें से निकलती है और वो दोबारा वो पैनल में नहीं जाती, वो एट द एंड ऑफ द जो डिटेक्टर होता है वहाँ पे क्लोज हो जाती है और हम लोग उसे रेजिस्टेंस के थ्रू मतलब क्लोज कर देते हैं सर, जिसको EOL बोलते हैं, एंड ऑफ लाइन बोलते हैं सर। ओके एब्सोल्युटली राइट। सो ये दोनों डिफरेंस हो गया हमारा ए क्लास और बी क्लास के अंदर। यस अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि हमारा जो मॉनिटर मॉड्यूल होता है, ठीक है, हमारी इस एंटायर पैनल के अंदर, तो वो हम क्यों यूज करते हैं, कब उसकी जरूरत लगती है मॉनिटर मॉड्यूल की, यानी कि हमारा मॉड्यूल मॉनिटर मॉड्यूल जो होता है नॉर्मली सर ये इनपुट डिवाइस है सर, जो इनपुट या मॉनिटर या सुपरवाइज किसी भी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन को हम लोग जब एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो उसके स्टेटस जानने के लिए या उसको सुपरवाइज करने के लिए या उसको मतलब मॉनिटर करने के लिए अल्टीमेट, यस, हम लोग ये मॉनिटर किसी का भी स्टेटस अगर आपको मॉनिटर करना है तो उसके लिए लगता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर वाटर फ्लो स्विच हो, यस वेरी गुड, एग्जिट गेट हो गया सर, यस फिर आपका एग्जॉस्ट फैन हो गया, इस तरह के जो उसको सुपरवाइज करने के लिए, या डोर सेंसर हो गया उसको सुपरवाइज करने के लिए, ओके इस तरह के, ठीक है, अलग अलग बहुत सारे डिवाइसेस हैं, तो क्या उनको सुपरवाइज करने के लिए हमें कोई थर्ड पार्टी फायर अलार्म सिस्टम को ही सुपरवाइज करना है कि वहां पर अगर आग लगेगा, कोई कन्वेंशनल सिस्टम लगा हुआ है तो उसके लिए भी हम मॉनिटर मॉड्यूल यूज करते हैं, ठीक है, तो उनके स्टेटस को मॉनिटर करने के लिए, राइट, ठीक है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। हमारा आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं मॉड्यूल के अंदर, अगर आप देखोगे तो मॉड्यूल के अंदर आप देखो तो सर एक जो है रिले सर हो गया, ओके, और एक कंट्रोल मॉड्यूल हो गया, वेरी गुड, ये दो जो है आउटपुट डिवाइस है सर, ओके, जोन मॉड्यूल हो गया सर, मॉनिटर मॉड्यूल हो गया सर, ये जो दो है सर ये इनपुट डिवाइस है सर, यस, और ये जो आइसोलेटर है सर ये इनपुट ना ही इनपुट होता है ना ही आउटपुट होता है सर। ओके, देखिए क्या होता है ना कि हमारा जो आइसोलेटर मॉड्यूल है, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो हमारे लूप के अंदर ही ये कनेक्ट हो जाता है, राइट। अब मुझे ये बताइए कि आइसोलेटर जो मॉड्यूल होता है ये हम क्यों लगाते हैं हमारे पैनल के अंदर, क्या इसकी जरूरत होती है? आइसोलेटर मॉड्यूल जो होता है सर वो नॉर्मली जो सर हर एक 10 डिवाइस के पास हम लोग लगाते हैं, या पहले भी लगा सकते हैं। ये इसलिए लगाते हैं सर, जो हमारा पैनल जो होता है एड्रेसेबल फायर अलार्म पैनल, ये बहुत ही कॉस्टली होता है सर, और इनके सब शॉर्ट सर्किट होता है सर, तो हमारा पैनल पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि आइसोलेटर मॉड्यूल जब शॉर्ट सर्किट होता है तो वो आइसोलेटर मॉड्यूल को द्वारा वहीं पे उसको कंट्रोल कर दिया जाता है, यानी इनके शॉर्ट सर्किट होता है तो वो मॉड्यूल खराब होगा, आपका पैनल पे कोई असर नहीं पड़ेगा सर। यस, ऐसा नहीं है, एक्चुअली देखोगे ना तो आइसोलेटर मॉड्यूल जो है वो क्या करता है, वो आइसोलेट कर लेता है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो पैनल है वो डैमेज होने से बच जाता है। यस, तो वो हमें पता भी चल जाता है, जिसके द्वारा हमारे मान के चलिए लूप में 255 डिवाइसेस लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो 255 डिवाइसेस में से अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, तो अगर हमने जगह जगह पर आइसोलेटर मॉड्यूल लगाया तो उसके द्वारा हमें ये भी पता चल जाता है कि कहाँ से कहाँ तक की सर्किट जो है वो हमारा शॉर्ट है, तो हमारी एंटायर सर्किट में हमें शॉर्ट को फाइंड करने के लिए भी आइसोलेटर मॉड्यूल बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है, तो ये भी उसका एक एडवांटेज है, राइट। आइसोलेटर मॉड्यूल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? अच्छा ठीक है, तो जब हमें मान के चलिए हमारे पैनल के अंदर हमें कन्वेंशनल डिवाइसेस लगाना है, ठीक है, तो कन्वेंशनल डिवाइसेस को लगाने के लिए हमें कैसे एड्रेसेबल के अंदर हम कन्वेंशनल डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं, ये बताइए। कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम का जो डिवाइसेस होता है सर उसको हम लोग कनेक्ट करना है एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में, तो सर उसके लिए हम लोग जोन मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं सर, और इसके लिए हम लोग 24 वोल्ट का पावर सप्लाई अलग से हम लोग को देना पड़ता है सर, और इसमें हम लोग जो सर एंड ऑफ डिटेक्टर में EOL का भी यूज़ करते हैं सर।
यस यस। तो जैसे अभी मान के चलिए हमारा जोन मॉड्यूल है, राइट, इसमें अगर हमें कन्वेंशनल डिवाइसेस ऐड करने तो हम इसके द्वारा ऐड करके हम इनको एड्रेस दे सकते हैं, जिससे कि हमें ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ पर रियल में फायर हुआ है उसके एड्रेस के द्वारा, राइट। तो ये हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा क्या कब सिचुएशन आता है, लाइक ऐसा करना कब होता है कि हमें कन्वेंशनल डिवाइसेस हमें ऐड करना पड़ जाता है हमारे एड्रेसेबल के अंदर? सर इन केस ऑफ सर अब जैसे बहुत बड़ा फैक्ट्री है सर, वेयर हाउस है, और पहले से अगर कन्वेंशनल डिवाइसेस लगा हुआ और बाद में हमको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं अब जगह बहुत बढ़ गई है तो हम एड्रेसेबल पैनल लगाते हैं, तो जो रेस्ट और जो डिटेक्टर होते हैं कन्वेंशनल, तो उसको हम लोग एक मॉड्यूल के द्वारा, जोन मॉड्यूल के द्वारा उसको कनेक्ट करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो अच्छा, तो आई होप सो कि आपने पूरी मतलब लाइक एकदम तैयारी कर ली है और आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने आंसर किया। कहीं पर इक्का दुक्का में जो है आपने थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा ट्राई किया एज़ कम्पेयर टू मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो कैमरे के सामने हड़बड़ा जाते, ठीक है, वो नहीं बोल पाते, लेकिन आपने बहुत अच्छा ट्राई किया। एंड अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ कि ये जैसे ऑटो डायलर है, ठीक है, अब मान के चलिए मुझे ये बताइए कि ऑटो डायलर मैं एड्रेसेबल के अंदर क्यों इंस्टॉल करूँगा? सर ये एक तरह का ऑटो डायलर है सर, इन केस ऑफ जब आग लगती है सर, तो अगर हम लोग ये मॉड्यूल, ये जो ऑटो डायलर अगर एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम के साथ अगर कनेक्ट कर देते हैं सर, तो इन केस ऑफ कभी भी फायर होती है तो ये ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे आपको एक SMS भेजती है, या आप कॉल चाहे तो कॉल लगा सकते हैं, या SMS चाहे तो SMS द्वारा आपको एक नोटिफिकेशन मिलती है कि यहाँ पे आग लगी है, और आप आके उसको जो है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यस, और हम इसको अगर इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? जी सर, इसमें एक सिम होता है सर। ठीक है, वो नहीं, मुझे ज़्यादा टेक्निकली नहीं समझना है एक्चुअली, मैं सिर्फ ऐसे पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे इन सारे डिवाइसेस के ऊपर डायरेक्ट कनेक्ट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं इसमें कौन से मॉड्यूल का इस्तेमाल करूँगा और मैं इसको कैसे लाइक इंस्टॉल करूँगा? इसमें क्या होता है सर, इसमें एक 3 रिले है सर, रिले के द्वारा या तो आप इस रिले से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, मॉड्यूल्स के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं, या उसमें 3 कॉमन रिले है सर, उसके द्वारा भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। बस ऐसे ही आंसर आपको करना है, इंटरव्यूज में भी आपको ऐसे ही आंसर करना है, ठीक है। नॉर्मली अगर कोई ज़्यादा डिटेल में और टेक्निकली जाएगा तब आपको वो सिम कार्ड और फिर अंदर के जो फंक्शन है NONC, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है। नॉर्मली तो पहले आपको ये सारी चीज़ें ही आपको समझाना होता है। यस, अच्छा, आपने क्या रिले मॉड्यूल के द्वारा, ठीक है, जैसे मैं इसे वापस से ये कर देता हूँ। अच्छा, ये बार बार क्यों प्रॉम्प्ट कर रहा है? क्यों सर, एक्चुअली हम लोग जस्ट इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं सर, तो ये हर जो एक टाइम सेट होता है सर, 10 मिनट या 15 मिनट, आप जितना देर का सर टाइम लगाना चाहते हो, उसके बाद वो हर राइट। और अगर मैं इस टाइम को कम ज़्यादा करना चाहूँ तो वो भी कर लोगे? कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। यस, अच्छा, इसकी जो प्रोग्रामिंग आपने किया है, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग करने के कितने तरीके हैं आपके पास पे? सर एक तो ये है सर, सिस्टम में मैनुअली है सर, मैनुअली भी आप कर सकते हैं। Okay. और दूसरा एक इसका सॉफ्टवेयर आता है जो लैपटॉप के द्वारा भी आप इसको USB से कनेक्ट करके आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मेरे को ये बताइए कि मैंने खाली आपको पैनल के द्वारा प्रोग्रामिंग सिखाया है या लैपटॉप के द्वारा भी आपको सिखाया है? नहीं सर, आपने दोनों सिखाया है, एक मैनुअली भी सिखाया है और प्रोग्रामेबल भी सिखाया है। मैनुअली में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप लैपटॉप से करते हैं तो आपको ईजी और जल्दी। वेरी गुड। तो मुझे अगर लैपटॉप के द्वारा मान के चलो मुझे प्रोग्राम करना है, ठीक है, तो मैं पैनल को, लैपटॉप को, दोनों को आपस में कनेक्ट कैसे करूंगा? USB द्वारा सर। ओके, USB द्वारा। तो इसमें USB कहाँ पर है, आप मुझे बता सकते हो? जी सर, ये आपका रहा, ये USB है, ओके, प्रिंटर टाइप पॉइंट है सर, और ये USB वायर है सर, ये डायरेक्टली यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा हमारे लैपटॉप में। यस, वेरी गुड। अच्छा, इसमें मान के चलिए मैं अभी ये हमारा जो पैनल है, ठीक है, ये मुझे बताइए कितने लूप का पैनल है? अच्छा, ये जो एक्चुअली है सर, ये 4 लूप का पैनल है सर। ओके। जिसमें हम लोग ने अभी आप देख सकते हैं इसमें एक लूप कार्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे सिग्नल भी दे रहा है एक लूप कार्ड का, और एक लूप कार्ड में हम लोग 254 डिवाइसेस हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। वेरी गुड। तो अगर आप देखोगे तो ये जो लूप कार्ड 1 में दिया हुआ है, तो इसमें आपका ब्लिंक कर रहा है, बाकी में क्या है, ये ब्लिंक नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कार्ड नहीं लगा हुआ है। यस, तो ये जो लूप कार्ड है ये कौन सा है, IDC है या SLC है? ये SLC है सर। यस, वेरी गुड। अच्छा, दूसरा, अगर आप देखोगे तो इन टर्मिनल के ऊपर की जितनी भी कनेक्शंस है, सारे कनेक्शंस किन पोर्ट के ऊपर कौन से डिवाइसेस लगते हैं, वो सारे कनेक्शन बताए या मैंने खाली आपको आधा सिखाया आधा नहीं सिखाया? नहीं सर, पूरा आपने सिखाया है। हर एक टर्मिनल के ऊपर कौन सा डिवाइस लगेगा और हर एक टर्मिनल का क्या नाम है वो भी आपने बताया। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे RS485 लिखा हुआ है, राइट। तो ये RS485 क्यों दिया हुआ है मुझे पैनल के अंदर, क्या जरूरत है इसकी?
ओके सर, ये RS485 होता है। नॉर्मली होता है सर, एक पैनल को आप दूसरे पैनल को अगर कनेक्ट करना है, नॉर्मली रावल में जो होता है सर, आप 8 पैनल तक कनेक्ट कर सकते हैं, अप टू 8 पैनल आप कनेक्ट करते हैं, और वो पैनल को जो कनेक्ट करते हैं वो RS485 के द्वारा कनेक्ट। राइट, मतलब पैनल टू पैनल जो कनेक्टिविटी होगा वो ज्यादातर RS485 से तो कनेक्टिविटी होता है, जैसे कि आपका मेन पैनल हो गया, फिर रिपीटर पैनल हो गया, ठीक है, या तो फिर अगर हमें मान के चलिए कोई अलग से ईथरनेट मॉड्यूल कनेक्ट करना है, मैंने आपको बताया था, या तो फिर हमारे BMS के अंदर इस्तेमाल होने वाले, ठीक है, अलग अलग जो डिवाइसेस होते हैं वो हमें अगर इंटीग्रेट करना है इसके अंदर तो वो भी हम कर सकते हैं, मोडबस वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद में और आप कनेक्ट कर सकते हो PA सिस्टम, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। कोई GSM मॉड्यूल है आपके पास में, वो आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो ये सारे जितने भी इंटीग्रेशन करना है आपको, तो RS485 के थ्रू आप पैनल टू पैनल कम्युनिकेट करवा के आप उसे यूज कर सकते हो। यस, तो अभी अगर आप देखोगे ये इसमें जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, ठीक है, ये सारे शोपीस है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब में जितने भी लोग देखते हैं ना, उनको लगता है कि ये सब डमी मॉडल है, मतलब ये रियल वर्किंग डिवाइस नहीं है, तो थोड़ा उनको बता दो तो क्या है ये सारी चीजें। नहीं, एक्चुअली ये रियल है, और ये प्रैक्टिकली तौर पे ये काम भी सब करते हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली सब पे काम किया है, मैंने खोल के खुद से वायरिंग भी की है और सब काम भी कर रहे हैं। राइट, और यहाँ पर ये पैनल भी क्या डमी लग रहा है आपको? कोई डमी पैनल यहाँ पर हमने रखा है? नहीं। यस, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जो है ना कंफ्यूजन होता है कि यार एड्रेसेबल किसी इंस्टीट्यूट में कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके जो पैनल भी होते हैं वो अपने आप में काफ़ी महंगे होते हैं, इनके जो डिवाइसेस होते हैं वो भी महंगे होते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हमने बस एक सिमुलेटर या कोई डमी मॉड्यूल ला के लगा दिया है जिसके ऊपर हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट, ये आपका अपना एक्सपीरियंस है। राइट, तो अभी मुझे बताइए आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल पे बिल्ड हो गया है? मतलब अभी आपको अगर मैं फील्ड पे भेजूँ तो क्या आप वहाँ पर कमीशनिंग कर पाओगे, क्या आप इंस्टॉलेशन कर पाओगे, कितना कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है? कॉन्फिडेंस तो पूरा है सर, मैं रेडी हूँ काम करने के लिए, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली काम किया है सर, तो इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो पूरा है सर। काम कर सकता हूँ फील्ड पे सर, चाहे वो कमीशनिंग का हो या टेस्टिंग का हो। अच्छा, इससे पहले आपने कभी फायर अलार्म इंस्टॉल किया था कहीं पर? कभी नहीं किया था। कन्वेंशनल सिस्टम कहीं पर काम किया था? नहीं, मतलब आप टोटली जीरो थे। जो भी सीखा आपने यहाँ पर सीखा। राइट, और आपको मैंने सारी चीजें जीरो से सिखाया या मैंने बीच बीच में से आपको सारी चीजें सिखाई? सर, आपने पूरा जीरो से सिखाया है। यस, मैंने शुरू से सिखाया। ऑलराइट। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, मिसकंसेप्शन है, हमारे बहुत सारे ऑडियंस हैं, उनके लिए जो है ये बताना बहुत जरूरी है। हम इससे फिर से एक्नॉलेज कर देते, क्योंकि ये इसका लगता है रिमाइंडर हमने जो है ना कम से कम 5-10 मिनट का रखा हुआ है, इस वजह से ये जो है ना बार बार बज रहा है। सो अब यहाँ पर मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ, और एक कि जैसे मान के चलिए हमारा डिटेक्टर है। राइट, अब ये डिटेक्टर जब हम निकालते हैं तो इसके पीछे एक एड्रेस होता है। राइट, तो नॉर्मली लोग जो एड्रेसिंग करते हैं वो कैसे करते हैं? एक चार्ट ले लेते हैं, जैसे इनके साथ में एक चार्ट आता है, 254 एड्रेस तक का पूरा आपको डिप स्विच कैसे रखना है वो सारा एड्रेस का पैटर्न आपको मिल जाता है, कि 1 को ऊपर रखना है, 2 को बाकी सबको नीचे रखना है, तो एड्रेस 1 लग जाता है। फिर 2 के लिए आपको क्या करना है, 3 के लिए क्या करना है, 4 के लिए क्या, उसका पूरा एक चार्ट आता है ना? तो वो चार्ट भी मैंने आपको दिया है। राइट, लेकिन मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाया था कि अगर आपके पास में चार्ट नहीं है, ठीक है, तभी आप इसकी सारी नंबरिंग और सारी एड्रेसिंग आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, मैंने मैनुअल कैलकुलेट करके मैथमेटिक्स के थ्रू आपको बताया था 128 कैसे निकालना है, या तो फिर अगर आपको 94 नंबर निकालना है तो वो कैसे निकालना है। तो क्या आप उसको कर पाओगे? हाँ, कि अगर आपके पास चार्ट नहीं है लेकिन आपको मैन्युअली उसको निकाल करके आपको इसको अरेंज करना है तो आप कर पाओगे? पॉसिबल है। यस, तो ये सारी चीज आपको सिखाई गई। अच्छा, मैंने जो डिप स्विच आपको बताया था, एक तो डिप स्विच होता है, दूसरा और किस तरीके के मेथड के जरिए हम एड्रेसिंग करते हैं? इसमें डिप स्विच होता है सर, जो हम लोग बाइनरी नंबर पे एक वर्क करती है, या तो 0 या तो 1 ऑफ और ऑन पे काम करती है। दूसरी इसमें होते हैं, आपने सर बताया था हनीवेल में, जिसमें रोटरी सिस्टम होती है, जो नॉर्मली 10x15 होती है, और दूसरा जो होता है 1x9 होती है सर। उस रोटरी एड्रेस होता है सर उसको। एक आपका देखोगे तो एक टेंस का होता है, यानी कि उसमें मैंने आपको 2 चीज़ बताया था, शायद में भी आपको उतना याद नहीं होगा भी। ठीक है, उसमें एक टेंस होता है, ठीक है, तो हर एक वैल्यू जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है और एक 1 से मल्टीप्लाई होता है। समझ में आ रहा है? तो 2 तरीके से वहाँ पर रोटरी स्विच दिया होता है। राइट, उसका मैंने पूरा डायग्राम बना करके आपको समझाया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अब एकदम 100% आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको सर्टिफिकेशन के लिए आप रेडी हो। राइट, कि अब आप हमें जो है एंटायर जो भी मैं आपको पूछूं आगे चल के एग्ज़ाम के दौरान, तो आप सारी चीज़ें बता पाओ। राइट, यस,
थैंक यू सो मच। और दूसरा चीज़ यहाँ पर आपका क्या अपना एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, इस एंटायर जर्नी पर, क्योंकि 1-1.5 महीना यहाँ पर रुककर सीखना, कलकत्ता से यहाँ पर आना, फिर उसके बाद में यहाँ पर रुककर सीखना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करिए, आपका कैसा रहा स्किल मुंबई के अंदर, क्या क्या चीज़ें सीखा। माय नेम इज मोहम्मद नजरुल अंसारी एंड आई केम फ्रॉम कोलकाता। और मैंने कोलकाता से आने के बाद मैंने सर का ऑफिस विजिट किया, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं था कि यहाँ पे सब रियल है या नहीं है। तो मैंने जब प्रैक्टिकली तौर पे ऑफिस विजिट किया और सब मैंने चेक किया सब डिवाइस को, एड्रेसेबल एंड कन्वेंशनल, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे क्लास ज्वाइन करना चाहिए। और मैंने क्लास ज्वाइन किया और उसके बाद सर ने मुझे 1 से 1.5 महीने का टाइम दिया कि मैंने 1.5 महीने के अंदर जो है कंप्लीट कर देंगे कोर्स को। और मैंने वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा हाई पे है और मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिला, थ्योरेटिकल टाइप में भी और प्रैक्टिकल टाइप में भी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं अदर जितने भी स्टूडेंट हैं उसको मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि सर के पास आए और ज्वाइन करें, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छा रहेगा आपके लिए। राइट अच्छा, यहाँ पर मैं ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो एड्रेसेबल सिस्टम को लेकर है, ठीक है, एवरी डिवाइस हमारे पास में प्रैक्टिकली हम यहाँ पर सिखाते हैं। जैसे इनको हमने एक्सेस कंट्रोल के साथ में कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वो इंटीग्रेशन लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, जो पॉसिबल नहीं हो पाता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन तक में, उनके पास में दोनों पैनल्स अवेलेबल नहीं है, बट हमारे पास में यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल भी है, हमारे पास में यहाँ पर मॉनिटर मॉड्यूल भी है, फिर उसके बाद में हमारे पास रिले मॉड्यूल भी है। हर एक प्रकार के मॉड्यूल जो फील्ड पर कमर्शियली इस्तेमाल किए जाते हैं वो सारे डिवाइसेस हमारे पास में। अगर आप में से कोई भी जन ये वीडियो देख रहे हैं और इस फायर अलार्म सिस्टम के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप हमारे स्किल मुंबई को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसीजर एकदम सिंपल है, ठीक है। आप पहले डिसाइड करिए कि आपको मोड कैसे सीखना है, यानी कि आप ऑनलाइन सीखना चाहते हो या आप ऑफलाइन सीखना चाहते हो, क्योंकि हमारे पास में दोनों ही मोड है। अगर आप मान के चलिए आपको ऑनलाइन जाना है तो नीचे दिए गए देख सकते हो काउंसलर का नंबर है, ऑफलाइन जाना है उसी नंबर पे फोन करिए, अपकमिंग बैच के बारे में पता करिए, ठीक है, हमारा अपकमिंग बैच कौन सा है, क्या आपकी टाइमिंग होगी, क्या आपकी फीस होगी, वो सारे रिक्वायरमेंट आपको जो है दिया जाएगा और उसके आधार पर आप डिसीजन लेकर आप मुंबई में आ सकते हो। ऑलराइट, मैं लक्ष्मण आपको मिलता हूं किसी और वीडियो के अंदर। टिल देन दिस इज लक्ष्मण, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।